हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल इनोवेटिव एनवायरमेंटल कंसर्न में। तो आफ्टर ऑल मेरे सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और मैं अब आपके लिए रेगुलरली मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वॉर के बारे में बताऊँगा। वॉर जो अभी रिसेंटली चल रहा है, यूक्रेन और रशिया वॉर, स्पेसिफिकली मैं उसके बारे में वीडियो नहीं बनाऊँगा। इसमें मैं वॉर के सारे टॉपिक्स कवर करूँगा और मैं एक पार्ट अभी रिसेंट जो वॉर चल रहा है उसके लिए भी ज़रूर डालूंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. तो पहले मैं आपको वॉर के बारे में कुछ बताता हूँ। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, आप में से बहुत सारे लोगों को वॉर के बारे में सब कुछ पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वॉर इज़ अ स्टेट ऑफ एनी टाइप ऑफ आर्मी और पॉलिटिकल डिसएंगेजमेंट बिटवीन टू कंट्रीज़। किसी भी तरीके का आर्मी या फिर पॉलिटिकल लड़ाई जो कि किसी दो देशों के बीच में होती है उसे वॉर कहते हैं। इनका कॉजेस इकोनॉमिक गेन, टेरिटोरियल गेन, रिलीजन, नेशनलिज्म, रिवेंज, सिविल वॉर, रिवॉल्यूशनरी वॉर और डिफेंसिव वॉर हो सकता है। जहाँ तक बात है एनवायरनमेंट की, तो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हमेशा से एनवायरनमेंट पर एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट छोड़ते आ रहे हैं। मिलिट्री एक्टिविटी हैज़ significant impacts on the environment. Not only can war be destructive to the socio-environment, but military activities produce extensive amounts of greenhouse gases that contribute to anthropogenic climate change, pollution, and cause resource depletion, among other environmental impacts. एनवायरनमेंट और वॉर से रिलेटेड एक स्टडी में तो यहाँ तक कहा गया है कि 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स यानी परमाणु बम अगर अर्थ के सरफेस पे ब्लास्ट होती हैं तो उससे पूरा अर्थ खत्म हो सकता है। यानी किसी भी दो देशों की नादानी या गलती से पूरे ह्यूमन रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डेंजरस बात है। एक वॉर में सिर्फ सोल्जर्स ही सफ़र नहीं करते, सिविलियंस भी सफ़र करते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ वॉर आर वाइडली स्प्रेड एंड कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. Soldiers experience war differently than civilians, although either suffer in times of war, and women and children suffer unspeakable atrocities in a particular area. In the past decade, up to 2 million of those killed in armed conflicts were children. मतलब पिछले 2 सालों में 2 मिलियन चिल्ड्रंस वॉर के कारण मारे गए हैं। एक वॉर जो कि पॉलिटिकल टेरिटोरियल गेन के लिए किया जाता है, उसमें नादान सिविलियंस जिनकी कोई भी गलती नहीं रहती, उनकी भी लाइफ खतरे में पड़ जाती है। युद्ध से लोग तो मरते ही हैं, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके घर का भी बहुत हद तक नुकसान हो जाता है। पब्लिक हेल्थ, सोशल ऑर्डर, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर द मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। नाउ आंसर अ क्वेश्चन फॉर मी, इज़ वॉर नेसेसरी? क्या लड़ाई ज़रूरी है? क्या लड़ाई करने से किसी भी तरह का बेनिफिट होता है? क्या किसी भी देश की टेरिटोरियल बेनिफिट से उसकी अर्थव्यवस्था सुधरती है? तो इसका आंसर है नहीं। वॉर से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है। वॉर से जो भी चीज़ होती है वो है हार्म। वॉर से केवल हार्म ही हो सकता है। वॉर ने कभी किसी का फ़ायदा नहीं किया है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो चाहे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो। वॉर से कभी किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ है। There is a plenty of authority for the view that in a chaotic and bloodthirsty war and the threat of violence are essential building blocks for peace and stability. Thinkers in the ancient world from China to Greece to Rome regarded military mights as essential for the maintenance of international order. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी देश आपके ऊपर अटैक कर रहा हो और आप सिर्फ देखते रहें, ये गलत है। पर जो देश किसी देश के ऊपर अटैक कर रहा है वो गलत है। यानी वॉर पूरी तरीके से गलत है। वॉर से कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता। हमें हमेशा शांति बनाए रखना चाहिए और इंडिया ने वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने में अपनी बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। ये हमारा रिकॉर्ड है कि इंडिया फर्स्टली कभी किसी कंट्री को अटैक नहीं करता और ना आज तक किया है। और ये हमारा ये भी रिकॉर्ड है कि हम पहले हर कंट्री को वार्निंग देते हैं, उसके बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसे किसी भी एक्शन का स्टार्ट करते हैं।
आपको क्या लगता है कभी वर्ल्ड में ऐसा स्टेज आएगा जब कोई देश हथियार बनाने से ज़्यादा ज़रूरी अपने देश के भूखों को खाना खिलाना समझेगा? क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा स्टेट आएगा जब कोई देश दूसरे देश के डिप्लोमेटिक टाइज को ब्रेक करने से ज़्यादा ज़रूरी अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना समझेगा? इस बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट मेरे हिसाब से वॉर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता। हमें हमेशा वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना चाहिए। तो चलिए अब आपको यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में कुछ बताते हैं। तो इस वॉर का मेन कॉज ये था कि यूक्रेन में नेटो की इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। यानी नेटो यूक्रेन के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टाइज में दखल देने लगा था। यह बात रशिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो चाहते थे कि नेटो यूक्रेन, पोलैंड और हंगरी जैसे देशों से दूर रहे, क्योंकि ये रशिया के पड़ोसी देश थे और रशिया कभी ये नहीं चाहता था कि नेटो उसके आसपास रहे। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को बार बार ये चेतावनी भी दी कि वो नेटो से दूर रहे, वरना रशिया यूक्रेन पर अटैक कर देगा। बट यूक्रेन ने इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया और कंटिन्यूसली नाटो के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करते चला गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अल्टीमेटली रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ कि यूक्रेन की जितनी भी पॉपुलेशन है वो रशिया की आधी मिलिट्री के बराबर है। मतलब रशिया की आधी मिलिट्री यूक्रेन के पूरे पॉपुलेशन के बराबर है। यूक्रेन के रशिया से इतने कमज़ोर होने के बावजूद ये लड़ाई अभी तक चल रही है, यानी इस लड़ाई को 15 से ज़्यादा डेज़ हो चुके हैं। नॉर्मली लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि रशिया 5 या 10 डेज़ के अंदर यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आज लड़ाई को 15 डेज़ से ज़्यादा हो चुके हैं और लड़ाई युद्ध अभी भी चल रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आपसे होली स्पेशल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टेक केयर ऑफ पोल्यूशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।